हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा 2025 के लिए एडुटेरिया के द्वारा एक नया टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज का नाम है खाकी सीरीज। इसमें टोटल 20 टेस्ट हैं और देखिए फ्रेंड्स, ऑलरेडी पहला टेस्ट जो है लिया जा चुका है। पहला टेस्ट हुआ था 3 मई 2025 को और दूसरा टेस्ट भी हो चुका है। दूसरा हुआ था 4 मई 2025 को, यानी कि प्रत्येक सैटरडे और प्रत्येक संडे के दिन यह टेस्ट लिया जा रहा है। तो देखिए, 2 टेस्ट कंप्लीट हो गया है और तीसरा टेस्ट जो होगा वो 10 मई के दिन शनिवार के दिन होगा और चौथा टेस्ट होगा 11 मई के दिन रविवार के दिन। तो प्रत्येक सैटरडे और संडे को यह टेस्ट लिया जा रहा है और देखिए, ये पूरा टेस्ट मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बिहार दरोगा 2025 के लिए एडुटेरिया का खाकी सीरीज का पहला टेस्ट आज हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और बिहार दरोगा 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। एक बार प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। बताएंगे सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। अगर आप आंसर जानते हैं फ्रेंड्स तो कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इससे क्या होगा कि इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। देखिए, सिक्किम जो है ना, सिक्किम यह 3 देशों के साथ और एक भारतीय राज्य के साथ सीमा साझा करता है और ये 3 देश जो हैं ये चीन, नेपाल और भूटान है। और एकमात्र भारतीय राज्य जिससे यह सीमा साझा करता है यह पश्चिम बंगाल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चीन, नेपाल, भूटान देशों के साथ यह सीमा साझा करता है और केवल एक भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के साथ भी यह सीमा साझा करता है। ठीक है ना। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिक्किम राज्य जो है कितने भारतीय राज्य से सीमा साझा करता है। तो आपको याद रखना है केवल एक। और ये कौन सा राज्य है? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल है। और कितने देशों के साथ यह सीमा साझा करता है? तो 3 देशों के साथ। कौन कौन से देश हैं? तो फ्रेंड्स ये चाइना, नेपाल और भूटान है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। चलिए, प्रश्न अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित दरों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए और यहाँ कूट में से सही आंसर को आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए, जो तंगलांग दर्रा है ये कहाँ पर है फ्रेंड? तो ये लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है। हल्दी घाटी कहाँ पर है? तो हल्दी घाटी जो है ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित यह दर्रा है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दीफू दर्रा कहाँ पर है? तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। और असीरगढ़ जो है ये आपका मध्य प्रदेश में नर्मदा और ताप्ती नदी घाटियों को जोड़ने वाली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित दर्रा है। तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिए। ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला का बी, दूसरा का देखिए डी, तीसरा का ए और चौथा का सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलता है कि सेशन आपको पसंद आ रहा है। चलिए देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है? तो फ्रेंड्स ये किसका है? तो वेलिकोंडा श्रेणी पूर्वी घाट के मध्य भाग का एक संरचनात्मक हिस्सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्वी घाट। वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र वहाँ पर जो है विस्तृत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो फ्रेंड्स ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, हिमालयन रेंज है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, हिमालयन रेंज है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर। तो देखिए, इसमें से अगर हम बात करते हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी तो ये इसमें से पेरियार नदी है। पेरियार नदी पश्चिम की ओर बहती है। जबकि देखिए गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी, तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। और ये जो 3 नदियां मैंने बताया है, गोदावरी, तुंगभद्रा और कावेरी,
ये आपकी पूर्व की ओर बहती है। तो यहाँ पर पूछा गया पश्चिम की ओर, तो पेरियार राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पेरियार पर जो है आपको याद होगा केरल में जो है इडुक्की परियोजना है, इडुक्की परियोजना है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये भी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती भी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? सुइल नदी परियोजना, देखिए अच्छा प्रश्न है, आपके लिए नया प्रश्न हो सकता है। सुइल नदी परियोजना, तो देखिए ये सुइल नदी परियोजना जो है ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कौन से जिला में पड़ता है हिमाचल के? तो ये चंबा जिले में पड़ता है, ठीक है ना, चंबा जिला में स्थित है। अच्छा, सुइल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो सुइल नदी जो है ये रावी नदी की सहायक नदी है। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लव एस की खान दिया गया एक तरफ और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिया गया है, वे जहाँ पर अवस्थित है। आपको मिलान करना है और राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, चंद्रपुर जो है ये कहाँ पर पड़ता है? तो चंद्रपुर और रत्नागिरी, रत्नागिरी का भी नाम याद रखिएगा। चंद्रपुर और रत्नागिरी ये दोनों कहाँ पर हैं? लौ एस के खदान, तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र में पड़ते हैं। अच्छा, चित्रदुर्ग कहाँ पर है? तो चित्रदुर्ग कुद्रेमुख ये कर्नाटक में पड़ता है। कुद्रेमुख पूछा गया है, ऑलरेडी बिहार दरोगा में पूछा गया है, ठीक है ना। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में पड़ता है। कुद्रेमुख और चित्रदुर्ग याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कर्नाटक में है। अच्छा, बैलाडीला आपको याद होगा, बैलाडीला कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। और मयूरभंज जो है ये आपका कहाँ पर है? मयूरभंज, तो उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, यहाँ से राइट आंसर चुन करके बताना है। ऑप्शन बी दिया गया है, एक बार आप में मिला लीजिएगा, मैंने मिला करके आपको बता दिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? देखिए बंदरगाह पूछा गया, स्थल रुद्ध बंदरगाह, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका? तो देखिए कौन सा एक स्थल रुद्ध बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स ये विशाखापट्टनम है, यह एक प्राकृतिक रूप से स्थल रुद्ध बंदरगाह है। और एक नाम याद रखिएगा, डॉल्फिन नोज। अगर आपसे पूछा जाए कि डॉल्फिन नोज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डॉल्फिन नोज जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो डॉल्फिन नोज जो है यहीं पर स्थित है, विशाखापट्टनम में, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इस बंदरगाह पर तेल शोधक कारखाना भी है, क्लियर। और लौह एस के निर्यात के लिए यहाँ एक बाहरी पोताश्रय का भी विकास किया गया है। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम हो जाएगा, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की मूल निवासी नहीं है? देखिए मूल निवासी नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो हालचू, ओंगे और सैम्पेन, ओंगे और सैम्पेन तो आपको पता होगा, हालचू नया में आपको मिल रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आपकी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी है। बल्कि यहाँ पर देखिए रेंगमा नहीं है, ठीक है ना, रेंगमा नहीं है। रेंगमा जनजाति का संबंध नागालैंड से है, क्लियर, नागालैंड से है। चलिए उसके बाद देखिए हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया ये टेस्ट सीरीज है, इसको आप पूरा लगाइए और ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है? तो फ्रेंड्स ये अवस्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही दिया गया है? कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है? तो देखिए इसमें से चारों कथन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। तो देखिए ऑप्शन सी सही दिया गया है, सूर्य ग्रहण अमावस को होता है, सूर्य ग्रहण अमावस को होता है, लेकिन ध्यान रखना प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, बट प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक पूर्णिमा लिखा गया, जो कि गलत है। बेशक चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, बट प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ध्यान रखिएगा जो है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के साथ उसी स्थिति में नहीं होता है, तो ये भी गलत दिया गया है। और दक्षिणी अयनांत के दौरान सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ठीक जो है ऊपर होती है। दक्षिणी अयतांत के दौरान सूर्य की अवस्थिति मकर रेखा का, तो यहाँ भूमध्य रेखा दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलिए उसके बाद देखिएगा मैथ का प्रश्न है और मैथ का प्रश्न का मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, अन्यथा मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा किसके द्वारा, तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा। क्लियर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िएगा कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो देखिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है या ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार ये आपका एक विगलित निकाय है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है ना, तो देखिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार एक विगलित निकाय यानी कि आइसोलेटेड सिस्टम की ऊर्जा अपरिवर्तनीय होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और जो आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, विगलित निकाय है, एक ऐसा निकाय होता है जो अपने परिवेश के साथ न तो ऊर्जा का आदान प्रदान करता है और न ही द्रव्यमान का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 आयोजित हुआ था। तो देखिए COP21 यहाँ पर पूछा गया है। तो COP21 जो है ये आयोजित हुआ था कब, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर हुआ था, तो ये पेरिस में हुआ था। पेरिस में 2015 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन को पेरिस समझौता या पेरिस जलवायु समझौता भी कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी। अच्छा, शुंग वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो फ्रेंड्स पुष्यमित्र शुंग ने किया था, मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहद्रथ की हत्या करके। ठीक है ना, मौर्य वंश का आखिरी शासक कौन था, तो याद रखिएगा बृहद्रथ। ठीक है, और बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था और राजधानी जो है इन्होंने अपनी विदिशा स्थापित किया था, विदिशा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो उपनिषदों का फारसी भाषा का अनुवाद जो है फारसी भाषा में, ये दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। दारा सिकोह के द्वारा सिर-ए-अकबर के नाम से, सिर-ए-अकबर के नाम से। अच्छा, दारा सिकोह था कौन, तो ये शाहजहां का सबसे योग्य पुत्र था और वारिस का असली हकदार यही दारा सिकोह था। बट औरंगजेब ने इसको हरा करके, इसकी हत्या करके सिंहासन पर बैठा था। ठीक है ना, तो दारा सिकोह याद रखिएगा, सिर-ए-अकबर के नाम से इन्होंने जो है इसने दारा सिकोह जो था सिर-ए-अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था। अब देखिए यहाँ से याद रखना है कि दक्षिण भारत में कितने महाजनपद स्थित थे, तो मात्र एक। कितने, तो मात्र एक। और ये जनपद जो था ये आपका अस्मक महाजनपद था, अस्मक महाजनपद। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसकी राजधानी पोतन या पोटली थी, पोतन या पोटली दोनों तो याद रख सकते हैं आप। ठीक है, 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद था। मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी, यह भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। कब किया था, तो 1336 में किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश थे, चारों का नाम भी आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सुलभ वंश, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले संगम, उसके बाद सुलभ वंश, उसके बाद देखिए तुलुब वंश, उसके बाद जो है अराविडो वंश, अराविडो वंश, अराविडो वंश। ठीक है ना, तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मुंगेर में बढ़ैया ताल या बकास्त आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मुंगेर में ये चलाया गया था बढ़ैया ताल या बकास्त आंदोलन। ठीक है ना, ये कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है ना, और लगान अदा न करने पर किसानों की भूमि जमींदारों के कब्जे में चली जाती थी, जिसको कि बकास्त कहा जाता था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। कौन सा शासक,
अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो फ्रेंड्स ये कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। इसको कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है और यह गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। यह किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? अच्छा, बात यहाँ पर आई है काकोरी ट्रेन डकैती कांड, इसका नाम किया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है ना। और ये घटना हुई थी कब? तो 9 अगस्त 1925 की ये घटना है, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जो जुड़े क्रांतिकारी थे रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, ठीक है ना, ये सब जुड़े थे इनसे। और इन सभी के द्वारा सहारनपुर लखनऊ लाइन पर कावेरी जाने वाली 8 डाउन एक रेलगाड़ी थी, 8 डाउन, ठीक है ना, 8 डाउन एक पैसेंजर रेलगाड़ी थी, मालगाड़ी थी, उसको लूट लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सुखदेव राइट आंसर हो जाएगा, ये संबंधित नहीं थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल विभाजन किस तिथि को प्रभावी हुआ था? देखिए बंगाल विभाजन जो है ये प्रभावी कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 को किया गया था। 19 जुलाई, कहीं कहीं 20 जुलाई भी है, ठीक है, और 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ था। अच्छा, इस बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा किया गया था। तो ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में एकता प्रदर्शित करने के लिए बंगाल विभाजन के विरोध में राखी दिवस मनाया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 24 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना कब किया गया था? अंतरिम सरकार की स्थापना, तो देखिए अंतरिम सरकार की स्थापना जो है कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था, ठीक है, सिंगापुर में। सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना किया गया था। क्लियर, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और सिंगापुर में सैनिकों को संबोधित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। और देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को, और इसीलिए 23 जनवरी के दिन जो है क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। क्लियर। और 1938 में ये आपके हरिपुरा में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था इन्होंने, और 1939 में तिरुपुरी में भी ये अध्यक्ष बने थे। महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था? महारानी विक्टोरिया को, तो देखिए लॉर्ड लिटन के समय में, किसके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में जो है आपके 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, और उसी दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई, और साथ ही साथ उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था 1877 में। किसके कार्यकाल में? तो लॉर्ड लिटन उस समय था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? देखिए किस अधिवेशन में? तो फ्रेंड्स ये गुवाहाटी अधिवेशन था 1926 वाला, ठीक है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एस श्रीनिवास अयंगर ने किया था। यहाँ मैं लिखता हूँ, किसने किया था? एस श्रीनिवास अयंगर ने किया था, एस श्रीनिवास अयंगर ने किया था। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। चलिए 1925 में कानपुर अधिवेशन, ये आपको पता है किसने किया था? तो सरोजनी नायडू ने किया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ना, इन्होंने लॉर्ड मिंटो को माना है। लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था। साथ ही साथ इसी के समय में जो है आपके लॉर्ड मिंटो के समय में जो आपको 1909 वाला आपको है ना मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आपको याद होगा, इसमें जो है पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो को। देखिए इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये क्या था आपको 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर ने। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी आपने पढ़ा होगा, तो अंग्रेजी में यहाँ पर इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी लिखा गया है, तो भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी स्थापना इन्होंने किया था, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की भी।
चलिए उसके बाद 29 नंबर है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो फ्रेंड्स ये अंग्रेज जो था ये आपका रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। तो राजकोषीय घाटा जो है ये 4.4% का लक्ष्य रखा गया है, 4.4%। और 2024-25 के लिए, तो 25-26 के लिए है, 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा 4.8% रहा था। तो इससे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये आपका किस में है? तो फ्रेंड्स ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, समवर्ती सूची के। ठीक है ना, समवर्ती सूची में है शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय इसमें शामिल हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने यह जो है किस वाद में फैसला लिया था? तो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में आधारभूत ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए बहुमत से यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि उसका आधारभूत ढांचा कमजोर या समाप्त हो। ठीक है, 1973 के 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि जो 24वां संविधान संशोधन अधिनियम है वह वैलिड है, वैध है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है कि किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मूल कर्तव्य है संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। ठीक है ना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी के द्वारा जो है मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया और जिस समय संविधान में यह जोड़ा गया उस समय इसकी संख्या 10 थी, बट अभी वर्तमान में 11 हो गई है। तो इसे भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सरदार स्वर्ण सिंह समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। सोनल मानसिंह, तो यह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो भारतनाट्यम और ओडिसी में निपुण है। तो यहाँ पर देखिएगा भारतनाट्यम दिया गया है, ओडिसी भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र की ये प्राप्तकर्ता थी, 1992 में। ठीक है ना, और 2003 में सोनल मानसिंह को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी ये बनी थी। तो ये सारे पॉइंट नया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 9, ठीक है ना, भाग 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243O, ठीक है ना, याद रखिएगा। भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243O में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और संविधान की 11वीं अनुसूची में, संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायती राज्य के लिए 29 कार्य, याद रखिएगा, 29 कार्यों को वर्णित किया गया है। 29 कार्य याद रखिएगा, कभी कभी कार्य भी पूछ लेता है। ठीक है, और जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के जी में किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं पूछा गया है, सभी पढ़िए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, बिल्कुल ठीक है ना। आपको पता है कि 6 राज्य में है, एक अपना बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो यह आपका सही है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी, ठीक है ना, और 40 से कम भी नहीं होगी। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो ये करेक्ट हो गया।
देखिए, कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर के बने निर्वाचक मंडल के द्वारा निर्वाचित होगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये गलत दिया गया है, ठीक है ना। 1/3 सदस्य विधान परिषद में स्थानीय निकाय से होंगे, 1/3, तो यही गलत दिया गया है, ठीक है ना। ये भी आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाँ, यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसको कि एनजीटी बोला जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए एनजीटी की स्थापना जो हुई थी ये 2010 में किया गया था, 2010 में, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए थे? 26 नवंबर 1949 को। तो देखिए भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है ना, अंगीकृत किया गया था। और देखिए उसमें नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद संबंधी प्रावधान लागू हुए थे। नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद जैसे प्रावधान को लागू किया गया था। और शेष प्रावधान जो है ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। तो पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए बिहार की जातिगत गणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है? तो देखिए हिंदू की कुल आबादी जो है ये 81.99% है, ठीक है ना। तो 81.9 आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। मुस्लिम का पूछेगा तो 17.7, ठीक है। ईसाई का 0.05, सिख का 0.01, बौद्ध का 0.08, ठीक है ना। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है? शासन के बढ़ते स्तर पर, तो देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बी हो जाएगा, यानी कि ग्राम सभा, फिर उसके बाद पंचायत समिति, फिर उसके बाद जिला परिषद, ठीक है। यानी कि पहले ये हो जाएगा आपका, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा पंचायत समिति और फिर ये हो जाएगा आपका जिला परिषद। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न क्या है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? अनुसूचित जाति के लिए, तो फ्रेंड्स देखिए ये आया था 2004 में। कब आया था? 2004 में आया था, ठीक है। आर्टिकल 338 में, आपको याद होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है डॉक्टर M.A. हसन ने। किसने? डॉक्टर M.A. हसन ने लिखा है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे? डायरेक्टर कौन थे? पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा, ठीक है ना। तो इसके निर्देशक थे आरदेशिर ईरानी, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। चलिए और मुख्य फिल्म जो थी ये आलम आरा बोलती है और मुख्य फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। तो पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जो कि मुख्य फिल्म थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? मधुमक्खी के डंक मारने पर, तो बेकिंग सोडा, ठीक है ना, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आराम मिलता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए और कौन सा अम्ल पाया जाता है मधुमक्खी के डंक में? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो देखिए रोमानिया की राजधानी जो है ना फ्रेंड्स, ये आपका पड़ता है बुखारेस्ट में, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। तो दोनों को मिक्स मत कीजिएगा, हंगरी का पूछेगा तो बुडापेस्ट और रोमानिया का पूछेगा तो बुखारेस्ट, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। मोगादिशु सोमालिया की राजधानी है और किंशासा जो है ये कांगो गणराज्य की राजधानी है। चलिए देखिएगा आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है? इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी इज लोकेटेड एट, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, माउंट आबू में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना 1975 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था, 1975 में। चलिए उसके बाद देखिए 48 नंबर है कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो इस तरह के प्रश्न आपको डायरेक्टली याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और नगरीय क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1995 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा मुख्य कार्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? ठीक है ना, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो फ्रेंड्स ये आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। और याद रखिएगा इसी दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था? तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 से लेकर के 61 तक ये चला था, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, डीके कर्वे समिति का संबंध किससे है? डीके कर्वे समिति का संबंध, तो फ्रेंड्स इस समिति का संबंध जो है आपका ग्राम तथा लघु उद्योग से है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए लघु उद्योगों के विकास से 1955 में जो है ग्राम तथा लघु उद्योग समिति का गठन किया गया था, जिसे कर्वे समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैथ का क्वेश्चन है। देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका मैं सीधे आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दिया गया है इसका आंसर। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए कि किसी एक वर्ष में किसी देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? चलिए बताइए फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर कि किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि जीडीपी इसको कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए देखिए यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो, ठीक है ना, बताइए यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इटली एकीकरण की, इटली का जो एकीकरण था, इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मैज़नी को। तो यहाँ पर देखिए ग्यूसेप मैज़नी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इटली के एकीकरण का श्रेय मैज़नी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है, बट एकीकरण का जनक ये मैज़नी को माना जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 56 नंबर कि पिरामिड किसने बनवाए? पिरामिड किसने बनवाए? तो देखिए पिरामिड का संबंध कहाँ से है? तो फ्रेंड्स इजिप्ट से है, मिस्र से है। और देखिए ये बनवाया था फिरौन ने। ठीक है ना, मिस्र के पिरामिड का श्रेय इतिहासकारों के द्वारा तीसरे राजवंश के फिरौन जोसर को दिया जाता है। ठीक है ना, जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। देखिए फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान दिया था? बताइए फ्रांस के किस शासक ने? तो फ्रांस का ये शासक था लुई 11वां। कौन सा? लुई 11वां। ठीक है ना, जिसने मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है आपको याद होगा कि विजयी मित्र राष्ट्रों के गुट ने युद्ध के बाद जो व्यवस्था थी उसको स्थापित करने के लिए शांति व्यवस्था थी, इसके उद्देश्य से 1919 में, जनवरी 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित किया था। और इस शांति सम्मेलन में सभी विजय राष्ट्र के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है ना, और यहीं पर जो है आपके पेरिस सम्मेलन में जो पराजित राज्य थे उनके साथ 5 शांति संधि का प्रारूप तैयार किया गया था और लीग ऑफ नेशन की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो देखिए मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो है ये किसके कमी के कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ठीक है ना, प्रोटीन की कमी के कारण। और आपको पता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशियोरकर या मैरास्मस नामक रोग होता है। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा एक जड़ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आलू जो है ये एक जड़ नहीं है, आलू जो है यह एक तना का उदाहरण है। ठीक है ना, आलू तना है, जबकि गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद ये सब जड़ें हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न करेंगे 61 नंबर कि केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंचुए के श्वसन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए केंचुए त्वचा के द्वारा शोषण करते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। और केंचुआ जो है ये किस संघ में आता है, तो यह एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है किस भाग में होता है, तो फ्रेंड्स ये जो होता है कहाँ पर होता है, तो तने में होता है, ठीक है ना, तने में होगा। क्लियर। देखिए, नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा होता है और मरुस्थलीय पौधे वाष्प उत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं। और इन पर जो है आप देखते होंगे नुकीला नुकीला कांटादार ये होते हैं ताकि वाष्प उत्सर्जन की दर कम हो, इसीलिए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पादपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ठीक है। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहला कथन जो दिया गया है, सभी पादप अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, नहीं, क्योंकि कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। जैसे कि अमर बेल एक उदाहरण है इसका। तो सभी नहीं होगा, कुछ जो है ऐसा नहीं करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ये आपका करेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए, उसके बाद देखिएगा, सूची दिया गया है 1 और 2 मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अंग हैं और इनकी विशेषता दिया गया है। तो देखिए, अमाशय क्या होगा, तो देखिए अमाशय जो है अम्ल का विमोचन हो जाएगा। अमाशय का आंतरिक स्तर जो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है, ठीक है ना। छोटी आंत, तो छोटी आंत आपका हो जाएगा पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण। बड़ी आंत हो जाएगा आपका जल अवशोषण। और यकृत हो जाएगा आपका शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी कि लीवर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी कि WBC अथवा श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करते हैं। WBC का कार्य आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं WBC की, तो ये रोगाणुओं का विनाश करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, WBC, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, और रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। और जो RBC है वो क्या करती है, लाल रक्त कणिका तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो हृदय स्पंदन को मापा जाता है किसके द्वारा, तो स्टेथोस्कोप के द्वारा, ठीक है ना, स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। लाइसोसोम के बनने के लिए, तो लाइसोसोम गोल्जी उपकरण के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है ना, गोल्जी उपकरण के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोल्जी उपकरण के द्वारा, ठीक है। और लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस पदार्थ का उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन होता है यदि उसमें, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, तो देखिए उसमें यदि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो, ठीक है ना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक परमाणु या आयन एक या अधिक इलेक्ट्रॉन खो देता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। अधातु है, नॉन मेटल है, तो फ्रेंड्स ये आपका ब्रोमीन है, ठीक है ना, ब्रोमीन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ब्रोमीन है। चलिए, उसके बाद देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ से कौन सा कथन सत्य है ये आपको चुन करके बताना है। देखिए, इसमें तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले का है, ठीक है ना, इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होगा इसमें जो है 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिनको कि समूह कहा जाता है, जिनको कि समूह कहा जाता है, और 7 जो है ये पीरियड हैं। तो ये उल्टा दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना।
तो पहला केवल सही है इसमें, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है। तो देखिए क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति जो है ये कण और तरंग दोनों के समान है। तो या तो कण के समान या तरंग के समान। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो है ये सतत यानी कि चालू तथा बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं, और विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा की विपरीत दिशा को विद्युत प्रवाह की दिशा माना जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मिलान करना है और मिलान करके आपको राइट आंसर चुन करके यहाँ पर बताना है। अब देखिए अभिकेंद्रीय बल, तो ये आपका हो जाएगा F = mv²/r। तो ये वाला हो जाएगा। संवेग P = mv होता है। वेग का क्या होता है, वेग का वेलोसिटी का तो विस्थापन बटा समय होता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, बटा समय हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए d/t दिया गया है। त्वरण का हो जाएगा आपका A = v-ut, v-u/t। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, ये समय आपका, तो इसको मिला लीजिएगा। चलिए 1 माइक्रोन = cm में अब दिया गया है, cm में आपको बताना है, सेंटीमीटर में। चलिए तो एक यहाँ पर हो जाएगा आपका 0.0001। ठीक है ना, 0.0001। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। अच्छा हाँ 1 माइक्रोन में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि लोलक का अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है, तो निम्नलिखित में से क्या सही है। तो लोलक अंतः बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण अधिकतम होता है, उसका त्वरण अधिकतम होगा, उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा शून्य होकर के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा। देखिए क्या क्या अधिकतम होगा, तो त्वरण, उस पर लगने वाला बल, स्थितिज ऊर्जा, ये सब अधिकतम होंगे। वेग शून्य होता है, तो यहाँ पर देखिए त्वरण अधिकतम होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी तो गतिज नहीं होगा, स्थितिज होगा। वेग जो होता है शून्य हो जाएगा, और उस पर जो है आपका लगने वाला बल अधिकतम होगा, तो ये भी गलत है, तो ये वाला सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो इसका जो आंसर दिया गया है ये ए दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 77, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लुप्त संख्या यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, लुप्त संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगा, लुप्त संख्या यहाँ पर आपका 3 दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिम झंझावत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है। हिम झंझावत, तो देखिए हिम झंझावत एक तीव्र बर्फीला तूफान है जिसकी विशेषता तेज हवाओं के साथ हिमपात है, जिसके परिणाम स्वरूप जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है, और यह खास करके आर्कटिक क्षेत्र की स्थानीय पवन प्रणाली होती है। तो अंटार्कटिक क्षेत्र की, आर्कटिक नहीं अंटार्कटिक क्षेत्र की। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा, यह कौन सा वाक्य है। तो उसने कहा, ठीक है ना, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा आपका, यहाँ पर मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसको कि मिश्र वाक्य कहा जाता है। चाचा संज्ञा का विशेषण क्या बनेगा, तो चाचा से बन जाएगा आपका चचेरा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मैन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो होगा इसका क्या ट्रांसलेशन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। ठीक है, अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ठीक है, बताइए। तो यह आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बेचारगी में कष्ट सहना। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन हु लव्स बुक, मतलब एक वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक शब्द बताना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो मतलब वन हु लव्स बुक। तो फ्रेंड्स उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिब्लियोफिल। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि किस टाइगर रिजर्व में एक हर्पेटोफौना, यहाँ पर अंग्रेजी में दिया गया, हर्पेटोफौना सर्वेक्षण किया गया था जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियाँ और 36 उभयचर प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं। तो फ्रेंड्स ये कहा गया है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व में, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। ठीक है, कहाँ पर है ये, तो फ्रेंड्स ये तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु में, याद रखिएगा।
अन्नामलाई भी तमिलनाडु में ही पड़ता है, ठीक है ना। सत्यमंगलम भी तमिलनाडु में ही पड़ता है। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा किया है किस खेल से जुड़ी हैं। इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये काफ़ी प्रसिद्ध जिम्नास्ट थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जिम्नास्टिक राइट आंसर हो जाएगा। एक त्रिपुरा की हैं, ठीक है, याद रखिएगा किस राज्य की हैं, तो ये त्रिपुरा की हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा 87 नंबर, माउंट एडम्स एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, यह किस देश में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो माउंट एडम्स है ना, ये आपका कहाँ पर है, तो अमेरिका में पड़ता है और यह वाशिंगटन का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए उसके बाद देखिएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है। तो 2024 में दिया गया है हान कांग को, ठीक है ना। हान कांग को दिया गया है, ये दक्षिण कोरिया की हैं, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा। और यह सम्मान पाने वाली ये पहली कोरियाई हैं। उसके बाद देखिए हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पिटेल बत्तखों का झुंड किस राज्य में देखा गया। उत्तरी पिटेल बत्तखों का झुंड, ठीक है ना। यहाँ देखिए फ्लॉक ऑफ रेड नॉर्दर्न पिनटेल डक, ये कहाँ पर जो है रिसेंटली देखा गया है। तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर देखा गया है जल्दी से बताइए। तो ये देखा गया है आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, तो फ्रेंड्स ये अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है। देखिए सोलिगा ट्राइब, सोलिगा जनजाति, तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है तमिलनाडु और कर्नाटक में। एक मिनट रुक जाइए, कहाँ पर पाई जाती हैं, तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा तमिलनाडु और कर्नाटक में। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए संयुक्त राष्ट्र मिशन ने महिला शांति सैनिकों पर 2 दिन का 2 दिवसीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजन किया है, ठीक है ना, जिसका शीर्षक क्या था, तो शांति स्थापना में महिलाएं वैश्विक दक्षिण का परिचय, ठीक है ना। और इसमें जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुख्य भाषण दिया था, ठीक है, तो नई दिल्ली हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है। तो फ्रेंड्स ये किया है राजस्थान ने। किसने किया है, राजस्थान ने किया है। और यह राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को 1 लाख से 1,30,000 रुपये तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करती है, ठीक है। देखिए हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है। तो फ्रेंड्स ये खोजा गया है झारखंड में, ठीक है ना, झारखंड में खोजा गया है, तो झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स देखिए ये किया गया है कहाँ पर, तो ये जामनगर गुजरात में किया गया है, ठीक है ना। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर गुजरात में किया गया है। और गुजरात सरकार और बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी ऑफ गुजरात ने 3 से लेकर के 5 जनवरी 2025 तक जामनगर के मरीन नेशनल पार्क और मरीन अभ्यारण्य में भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना आयोजित की। मरीन नेशनल पार्क यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जामनगर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि देखिए ये एक तरह का टेलीस्कोप है, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए SPHERX, ठीक है ना। तो ये टेलीस्कोप है, ये किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है। तो फ्रेंड्स ये नासा की है, ठीक है ना, ये नासा की है। SPHERX आप पढ़ सकते हैं इसको, SPHERX, ठीक है ना, ये नासा की है यानी कि अमेरिका की। देखिए हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स ये किसने किया है, तो ध्यान रखिएगा ये किसने किया है। तो फ्रेंड्स ये आपका किया है IIT बॉम्बे ने, ठीक है ना, IIT बॉम्बे ने किया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल जो है शुरू किया है। स्वावलंबनी पहल, तो फ्रेंड्स स्वावलंबनी पहल को शुरू किया है किसने, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, ठीक है ना। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग ने मिलकर जो है महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वावलंबी पहल की शुरुआत की है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने 1 मार्च 2025 को, 1 मार्च 2025 यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में इसका शुभारंभ किया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है।
तो फ्रेंड्स ये आपका बन गया है अहमदाबाद नगर निगम, ठीक है ना, अहमदाबाद नगर निगम। चलिए उसके बाद देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था? बताइए किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किसने किया? ये किया है हर्ष कुमार ने। किसने किया है? हर्ष कुमार ने किया है, ठीक है ना, हर्ष कुमार ने किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, हर्ष कुमार ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हर्ष कुमार, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार हैं इस कमेटी के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये गुजरात में है, ठीक है ना। अपना स्कोर बता दीजिए और पूरा ये टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। 4 मई वाला टेस्ट कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।